हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योटिक सेल, यानी प्रोकार्योट्स में हम डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखो, जैसे कि मैं ये एग्जांपल अपनी बॉडी का मतलब अपनी बॉडी में जो प्रोसेस होता है उसको देख के बता रही हूँ आपको कि मान लो हमारी बॉडी में ये एक सेल है, हम ग्रो करेंगे तो ये सेल क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल था पहले वाला, इसमें सपोज मान लीजिए ये डीएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। यही जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और यही जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे, यहाँ पे। यानी अब क्या हुआ है, बेसिकली ये एक सेल थी, उसके जैसे ही दो सेल बन गई है। जिस सेल को, तो इस सेल को हम बुलाएंगे कि ये क्या होती है, पेरेंट सेल, और ये जो होती है इसको हम बुलाएंगे कि ये डॉटर सेल, करेक्ट। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये कैसे पता चला कि ये ग्रो किया। मान लो कि एक हमारी, जैसे सपोज मान लीजिए मेरी हाइट अब इससे ज़्यादा तो बढ़ते नहीं जाएगी, यानी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके रुक जाती है, बट उससे पहले छोटे बड़े बड़े ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा कि ग्रोथ हार्मोन। तो सेम चीज़ यहाँ पे कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होता है, जिसके कारण इस सेल को इंडिकेशन मिलता है कि अब क्या करना है, डिवाइड होना है, अब मल्टीप्लाई होना है। सपोज मानो कि हमारी ऐसे स्किन छिल गई, तो दोबारा वो स्किन वापस आ जाती है, किसके कारण आ जाती है, यही सेल्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होके अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन का जो कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर रहेगा, अब वो इस सेल से भी आ सकता है, हमारे हार्मोन से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली किससे जो रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। समझ आया। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये जो सेल डिवीजन होता है इसके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस में, दो स्टेजेस में आप बोल सकते हो। एक तो होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एमफेस, जिसको अदरवाइज मिटोसिस या फिर मियोसिस फेस बोल देते हैं। तो इंटरफेस फर्दर डिवाइड होता है तीन फेसेस में। एक तो G1, दूसरा एस फेस, एस फेस का मतलब होता है सिंथेसिस फेस, और तीसरा होता है G2 फेस। तो G1 फेस में क्या होता है कि प्रोटीन्स का नंबर इंक्रीज होता है। मान लो इस सेल में कोई एक प्रोटीन था और उसका नंबर एक ही था, तो अगले बार मतलब जब जैसे G1 फेस में क्या होगा, इसको डिवाइड होना होगा, और जब ये डिवाइड होने की कोशिश करेगा तो अपने नंबर ऑफ प्रोटीन्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल की साइज बढ़ जाती है, करेक्ट। दूसरा होता है हमारे पास सिंथेसिस फेस, और ये जो सिंथेसिस फेस होता है इसमें डीएनए क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो हम आज जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, यानी जो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, हमारे सेल साइकिल के एस फेस में जो प्रोसेस हो रहा होता है हम सिर्फ उसको देखेंगे। समझ आए। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो फेस में डिवाइड होता है, इंटरफेस एंड एम फेस, और इंटरफेस फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। G1 फेस, G1 का मतलब होता है गैप 1, सिंथेसिस फेस, एंड G2 यानी गैप 2 फेस, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने से, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये है डीएनए, और इस डीएनए को ये फर्दर डिवाइड होता है किस में, दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स कैसा, इक्वली। तो होता क्या है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये मान लो ये हमारे पास था कौन सा स्ट्रैंड, हमारे पास था ये पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गए डॉटर स्ट्रैंड्स, ठीक है। अभी जब ये डॉटर स्ट्रैंड्स बन गए तो होगा क्या, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये फर्दर ऐसे हो जाएगा,
यानी ये वाला स्ट्रैंड, अगर इस पे मैं लिख देती हूँ इसके न्यूक्लियोटाइड्स A C T G A C T, तो ये क्या होगा T G A C T G A। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रैंड है, ये यहाँ पे आ जाएगा A C T G A C T, और नया एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, बनेगा, और वो नया स्ट्रैंड क्या होगा T G A C T G A। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा था, ये वाला, तो यहाँ पे दूसरे में कौन सा आएगा, ये वाला, तो ये हमारे पास है T G A C T G A, और ये क्या बना लेगा, इसका नया डॉटर सेल क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री A C T G A C T। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को, ये डॉटर सेल में पेरेंट सेल का भी पार्ट है, यानी पेरेंट स्ट्रैंड का भी पार्ट है, तो ये क्या करता है, अपनी चीज़ों को कंजर्व करके रखता है। कंजर्व का मतलब होता है जो प्रीवियसली, सपोज मान लीजिए कोई चीज़ हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव्स हैं, यानी उनके पास क्या है, पुराने आइडियाज़ हैं मतलब वो उसी पुराने आइडियाज़ को बिलीव करके चलते हैं, तो वही चीज़ है, ये पुराना वाला स्ट्रैंड हो गया। और फर्दर इसमें क्या है, पुराना भी है नया भी है, पुराना भी है नया भी है, तो ऐसे डिवीजन को, या फिर हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का डिवीजन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। वो पूरी तरह पुराना भी नहीं है और वो पूरी तरह नया भी नहीं है, यानी ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है डीएनए रेप्लिकेशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन में, देखो ये आगे मतलब आगे आपको पता चलेगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि देखो ये हमारे पास था पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है, और पेरेंट स्ट्रैंड जब फर्दर यहाँ पे हुआ क्या था, मैं इसी में बता देती हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था कि सपोज मान लीजिए ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये क्या होता है 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये कौन सा है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। सेम चीज़ इसके ऑपोजिट में ये हो जाएगी, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से ये ऊपर वाले स्ट्रैंड से क्या बना है, नीचे वाला स्ट्रैंड बना, नई न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हुई है किसमें, इस वाले स्ट्रैंड में। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है जो पेरेंट से मिला है, इस स्ट्रैंड को हम बुलाएंगे टेम्पलेट, और जो नया सिंथेसाइज हुआ है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड। वैसे इसको नहीं बोलेंगे, आप ये ध्यान रखना कि ये क्या होता है, टेम्पलेट। जो पेरेंट से आता है वो बाद में देखेंगे हम, तो जो पेरेंट से आता है उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे पेरेंट से कौन सा है, ये वाला स्ट्रैंड, और यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्पलेट, ये क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। समझ आया। तो दूसरी चीज़ हम आपने देखी कि जो पेरेंट यानी पुरानी वाली सेल में जो टेम्पलेट है डीएनए का, उसको हम बुलाएंगे, सॉरी उस स्ट्रैंड को हम बुलाएंगे टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे जो हमें तीसरा पॉइंट देखना है वो ये देखना है, वैसे तो काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं बट उसके फंक्शंस, उसके काम हम साथ के साथ देखते जाएंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट सा है वो है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। देखो जिस भी चीज़ के पीछे, जिस भी वर्ड के पीछे एस लग जाता है उसका मतलब वो क्या है, कोई ना कोई एंजाइम, और एंजाइम मोस्टली किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ये हम सबको पता है। तो जो डीएनए है, ये तो चीज़ समझ आ गई कि ये एंजाइम है, ये क्या है, डीएनए से कुछ रिलेटेड है, बट ये है, ये क्या है, पॉलीमर यानी पॉलीमरेज। इसका मतलब ये है कि ये क्या बनाएगा, पॉलीमर्स यानी यूनिट ला ला के ऐड करेगा, किसकी, डीएनए की। डीएनए यानी डीएनए की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स।
तो ये जो एंजाइम होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स लाके जोड़ेगा। सपोज ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड था, ये टी कहाँ से आया, ये टी आसपास से बन के आया है, लेके कौन आया है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे किसने रखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे रखा है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वैसे तो काफ़ी सारे जो बहुत वेल नोन हैं वो 5 टाइप के होते हैं, बट जो हमें ज़रूरत है वो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। इसको बोल देते हैं डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे सिर्फ पोल लिख देते हैं। तो डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2 एंड डीएनए पोल 3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जानना, यानी ये वाला समझना, तो इसको ध्यान से समझना है। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है इसकी कोई एक एक्टिविटी होती है, यानी ये कुछ ना कुछ काम करता है। अब डीएनए पॉल होते हैं वो 2 काम कर सकते हैं, जो पॉलीमरेज होते हैं वो 2 काम करते हैं। या तो वो न्यूक्लियस, यानी ये कैसा न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है कि मान लो ये कोई एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये सपोज मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए को, इसके स्ट्रैंड को एंड से काटना, एंड से काटना। एक्सो का मतलब होता है बाहर। अगर मैं मान लूँ कि ऐसे बोल दूँ कि ये एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस का मतलब बीच से काटना। बट ये कैसे होते हैं, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं तो वो कहाँ से, डीएनए को एंड से काटेंगे। अब एंड से किस साइड से, यहाँ से या यहाँ से। तो ये अगर हम किसकी बात करें, डीएनए पोल की बात करें, तो इसके पास क्या होती है, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस के काम करने की एबिलिटी होती है। एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक काटता है, तो ये काटता है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम। चीज समझ आई। अब दूसरा, इसके पास भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, डीएनए पोल के 2 के पास भी क्या होती है, एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम, यानी बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ पे इसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, और कहाँ से कहाँ तक, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम। यानी एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी सेम होती है किसमें, डीएनए पोल 2 में एंड डीएनए पोल 3 में। बट डीएनए पोल 1 कहाँ से कहाँ तक काटता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। करेक्ट। अच्छा, दूसरा, जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, पॉलीमर, यानी डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है डीएनए के पॉलीमर्स को अटैच करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटीज भी करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। यानी 1 भी करता होगा, 2 भी करता होगा, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। ठीक है, तो ये जो डीएनए 1 है, डीएनए पोल 1 है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले डीएनए के स्ट्रैंड में फिलिंग करता है। फिलिंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। ठीक है, अब 5 प्राइम से 3 प्राइम तक का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई एक मतलब डीएनए स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। यहाँ से ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करेगा। किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। तो ये कहाँ से शुरू कर रहा है, 5 प्राइम से, कहाँ पे जाके खत्म करेगा, 3 प्राइम पे।
तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, डीएनए स्ट्रैंड। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि ये क्या करता है, फिलिंग। फिलिंग का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक डीएनए है और इसके बीच में गैप्स हो गए, जो हम आगे चल के देखेंगे प्राइमेज की वजह से गैप्स हो गए। तो ये जो गैप फिल करने का काम करता है वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, करेक्ट। यहाँ पे ये भी सेम काम करता है, बट इसमें देखो ये जो स्ट्रैंड होता है ना, ये क्या करता है, अभी के लिए लिख लो, ये लैगिंग स्ट्रैंड में काम करता है। लैगिंग क्यों बोलते हैं वो आपको समझ आएगा इसके सब्सिक्वेंटली जब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करता है, लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। और क्योंकि ये क्या काम करता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को फिल करने का काम करता है। और फिलिंग की जरूरत कहाँ पे होती है, लैगिंग स्ट्रैंड में होती है, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर करता है। देखो रिपेयर ये भी कर सकता है, रिपेयर ये भी कर सकता है, बट मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट में जो यूज आएगा वो कौन होता है, डीएनए पोल 1, ठीक है। तो ये नॉर्मली वैसे इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, बट वैसे जितने फंक्शंस हमें पता है ये किस में काम आता है, डीएनए रिपेयरिंग के काम आता है। हमें जो ज़रूरत है अभी के लिए वो डीएनए पोल 1 एंड डीएनए पोल 3, ठीक। तो ये क्या करता है, इसके पास भी पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये पॉलीमराइजेशन कहाँ से करेगा, ये भी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम। ये भी वैसे अगर डीएनए रिपेयर कर रहा है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ही करेगा, ठीक है। और ये भी एक डिफरेंस है इन तीनों में, ये एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी का, कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम करेगा, बाकी पोल 1, पोल 2 एंड पोल 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम तक के क्यों काटेंगे, डीएनए को जो कट लगाएंगे वो 3 प्राइम से 5, 3 से 5, और ये होता है, ये बिल्कुल उल्टा होता है, ये 5 से 3। तो अभी ये कहाँ से कहाँ तक करता है, 5 से 3। अब 5 से 3 करता है तो ये लीडिंग स्ट्रैंड पे भी काम करता है, प्लस ये लैगिंग स्ट्रैंड में भी काम करता है। हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डीएनए पोल 1 होता है वो सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है, और डीएनए पोल 3 होता है वो लीडिंग पे भी काम करता है एंड लैगिंग पे भी काम करता है। समझ आए? तो 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट और हमें डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है, वो ये है कि जो डीएनए पोल होता है, डीएनए पॉलीमरेज, और हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, आपको पता है कि ये पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक करता है, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम। अब 5 प्राइम सपोज हमारे पास ये है, ऐसे बना देती हूँ, ये ए स्टैंड है, ये सी, ये टी, ये जी। इसके ये अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे फॉर श्योर कौन सा पार्ट रहेगा, फॉस्फेट। और यहाँ पे नीचे के साइड अगर ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ इसको एक बार हमने पढ़ाया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी पढ़ाया है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी ये चीज़ बताइए, तो प्लीज़ एक बार वो चीज़ समझ लीजिए। और बस मैं यहाँ पे अभी के लिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है और नीचे 3 प्राइम पे OH ग्रुप अटैच होता है। समझ आ गई? तो ये OH कहाँ पे होता है, 3 प्राइम पे, और 5 प्राइम पे क्या रहता है, फॉस्फेट। अब एक खासियत है किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की, कि ये न्यूक्लियोटाइड्स पकड़ पकड़ के लेके आएगा, बट कहाँ पे, सिर्फ OH ग्रुप पे। और OH ग्रुप कहाँ पे होता है, 3 प्राइम पे। OH ग्रुप कहाँ पे होता है, 3 प्राइम पे। इसीलिए ये कैसे करेगा, सपोज मानो ये आपके पास है, ऐसे कर देती हूँ कि ये A है, ये C है, ये T है, ये G है, और ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। ये हमारे पास हो गया 3 प्राइम और ये हमारे पास हो गया 5 प्राइम। 5 प्राइम पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे क्या अटैच होता है, OH। अब
देखो इसमें आपको दो चीज़ समझ आएंगे कि हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम पे क्यों करते हैं, और दूसरा आपको ये चीज़ समझ आएगी कि डीएनए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स लेके आता है, अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। सपोज यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 एक प्रोटीन होता है उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब जैसे ही ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यहाँ पे अटैच होगा तो ये क्या करेगा, इस ए को रीड करेगा, और जब इसको रीड कर लेगा तो इसको समझ आएगा कि यहाँ पे इसके साथ कौन आना चाहिए, टी। बट ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अटैच करवा सकता है इस टी को, किसी ना किसी OH ग्रुप पे। तो क्या यहाँ पे अभी तक कोई OH ग्रुप है, नहीं है। नहीं है तो हम सीधा यहाँ पे टी अटैच नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो वैसे आएगा ही नहीं, तो इसको करेंगे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आने से पहले हमें क्या लेके आना पड़ेगा, एक OH ग्रुप लेके आना पड़ेगा। अब OH ग्रुप को कौन लेके आएगा, हमारे पास एक दूसरा प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को प्रोकार्योट्स में नाम दिया जाता है, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है प्राइमेस। यूकारियोट्स में भी वैसे यही होता है। तो ये जो प्राइमेस होता है इसके ये यहाँ पे आके अटैच होता है, कहाँ पे, इसके ऑपोजिट में। चाहे यहाँ पे ए हो सी हो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का नाम होता है प्राइमेस, और इस प्राइमेस के नीचे वाले पार्ट पे क्या अटैच होता है, OH। तो इसने क्या कर दिया है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए क्या लाके दे दिया है, OH। जब ये OH लाके दे देगा तो अब झट से ये खुश हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये क्या करने लगेगा, ये बोलेगा C, अब तो मेरे को पता है कि क्या लेके आना है, G, और ये बोलेगा OH ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, झट से G को लेके आ जाएगा, यानी G को अट्रैक्ट करेगा। अगर G आएगा तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, OH। वैसे ही ये T है तो ये झट से क्या करेगा, हाँ OH है, ये A को लेके आ जाएगा, A को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आगे के साइड शिफ्ट हो जाएगा, यही आगे की साइड पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये बनाएगा इसके नीचे वाले साइड क्या होता है, OH। प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ आएगा जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, और ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये OH है, OH के साथ क्या करेगा, G के साथ ये आगे शिफ्ट होगा, इसको रीड करेगा, रीड करके इसके साथ क्या लेके आएगा, इसके साथ G लेके आएगा, इसके साथ G को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में OH, और OH हमें पता है कि कौन सा प्राइम होता है, 3 प्राइम, तो ये बन गया ना इसके एंटी पैरेलल, ठीक है। तो आपको ये 4 चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए कि जो पेरेंट स्टैंड होता है जिसके अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो होता है टेम्पलेट स्टैंड। दूसरी चीज़ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, इसका काम क्या होता है, ताकि हम जब डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ें तो वो चीज़ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अटैच यानी न्यूक्लियोटाइड्स लाने के लिए और अटैच करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, OH की, और OH ला के कौन ऐड करता है, एक दूसरा प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं प्राइमेस। प्राइमेस जैसे ही OH ला देगा ये झट से आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। उससे पहले अटैच हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आते ही सबसे पहले क्या चेक करेगा कि OH साइट है क्या डीएनए बनाने के लिए, यानी डीएनए का दूसरा स्टैंड बनाने के लिए क्या OH साइट है, तो सबसे पहले ये यही चेक करेगा। अगर नहीं है तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, बट जैसे ही देखेगा प्राइमेस ने ऑलरेडी इसके लिए क्या कर रखा है, OH, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ये बेस बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो